हेलो गाइस। अभी मैं आपको जो मैंने सी टेट की सिलेबस की वीडियो डाली थी आपके लिए, ठीक है, परसों डाली थी। तो आज मैं सी टेट का जो 18 सितंबर 2016 को जो पेपर हुआ था ना 2016 के अंदर, उसकी जो मैं आपको पेडागोजी है ना, उसके जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन करवाऊँगी मैं आपको, ठीक है। और हम सी टेट के लिए मैथ भी करेंगे, साइंस भी करेंगे, और भी जो हमारे जो सब्जेक्ट आते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश आती है, उन सब की जो पेडागोजी आती है वो पेडागोजी करवाऊँगी मैं आपको। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखो, इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या दे रखा है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। इसके जो 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स का ही पेपर होता है। पेपर क्लियर करने के लिए हमें 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, तो आप कोशिश करो कि 90 से अबव ही ले, ठीक है, तभी हम कॉम्पिटिशन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। तो अधिगम के आकलन को उजागर कौन करता है? शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करना, यानी कि जो शिक्षण विद्यार्थियों को की चिंतन प्रक्रियाओं पर भी ध्यान दे और उसके अलावा उनकी जो अवधारणा समझ है उसका भी आकलन करे, तो वो हमारे पास क्या होता है, अधिगम का आकलन, अधिगम के आकलन को उजागर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या था, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है ना, उसका अर्थ बताना है कि उसका अर्थ क्या होता है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का। तो बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभव और उनकी जो आवाज़ है ना उसको प्रमुखता देना, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो इनमें से ये बताना है कि कौन सा जो कथन है ना वो भाषा और विचार के बारे में, जो पियाजे थे और वाइगोत्स्की थे, इनके बारे में भी मैं अलग से आपको वीडियो डालूंगी, कल या परसों में इसकी वीडियो डाल दूंगी, पियाजे की वाइगोत्स्की, ठीक है। तो देखो क्या क्या वर्णन किया था, पियाजे के अनुसार सबसे पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या कि जो पियाजे था ना उसके अनुसार तो क्या था कि सबसे पहले क्या विचार जन्म लेता है दिमाग के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या था कि भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, यानी कि विचारों के ऊपर है ना भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो देखो, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, लिंग समरूपता, लड़की के लिंग की गलत पहचान, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही बताना है कौन सा कथन है। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक करा सके, ठीक है। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसके भय और चिंता का संचार न हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके, ठीक है। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम आया था 2009 के अंदर, उसके अनुसार आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, खासतौर पर उनके लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। गलत बात है ये तो। घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए, ये भी ज़रूरी नहीं है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो ऑप्शन नंबर C हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करता है, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बनाए रखने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा, और एक अनदेखी करेगा तो ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया, तो नेगेटिव वर्ड को तो वैसे ही काट देंगे, ठीक है। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा, ये भी गलत हो गया। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा, कठिन परिश्रम ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बनाए रखने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्नलिखित विचारों के सिद्धांतों को उनके सही वर्णन में मिलान कीजिए। देखो समीप दूराभिमुख दिशा, तो समीप दूराभिमुख दिशा का हमारे पास क्या हो जाएगा, सरल से जटिल की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, सरल से जटिल की ओर। शिरा पदाभिमुख दिशा, तो शिरा पदाभिमुख दिशा हमारे पास क्या हो जाएगी, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। बी का हमारे पास क्या हो जाएगा, बी का हमारे पास सिर से पैर की ओर होएगा, सॉरी, सिर पदाभिमुख दिशा से सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा इसका। उसके बाद थर्ड के अंत व्यक्तिगत भिन्नताएं, तो इसका हमारे पास सी का हमारे पास क्या हो जाएगा, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। अंतरा व्यक्तिगत भिन्नताएं हमारे पास क्या हो जाएगी, किसी अकेले बच्चे के विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, संज्ञान और संवेग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संज्ञान और संवेग का क्वेश्चन जरूर आता है। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे के स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ये बात सही है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या हो जाएगा, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समावेशकों में से सीखना। तो सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। केवल आ गया तो ये तो गलती हो जाएगा। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समावेशकों की सक्रियता बढ़े। कार्यवंतित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों के अक्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, मानक निर्देशक सरकार और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो हमारे पास मानदंड आ गए तो हमारे पास वैसे ही गलत हो जाएगा। ए और बी और सी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या रखा है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुआ और अनुभव करो वाले सूचना पट्टी का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। तो सवर्ण का तो हो नहीं सकता, दृष्टि जिनकी जो देख नहीं सकते, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दे रखा है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का प्रयोग करते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों से व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका व्यस्त रखने के अवसर देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विशेष जातियों और समुदायों में से संबंधित शिक्षकों असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती, ठीक है, ये तो गलत हो गया असफल वाली। तो विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, ये भी हो भी सकता है। ये विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो, ये भी बात सही हो सकती है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों को ध्यान नहीं रखती, ऐसा तो नहीं हो सकता, ध्यान तो रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, बी और सी इसके क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दे रखा है,
दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो क्या सत्य है? संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दर्ज है? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो क्या होता है? सक्रिय और सामाजिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम को अनुवीक्षण करें, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, छोटी छोटी इकाइयों और खंडों को जानकारी प्रदान करना, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। आप पढ़ोगे ना, जब आपको ये लगेगा कि चारों के चारों ऑप्शन सही है, लेकिन चारों के चारों तो सही नहीं, तो जो सबसे परफेक्ट बैठ रहा हो ना, वही हमारा ऑप्शन होता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों को ये सिखाना चाहिए कि किस प्रकार से अपने अधिगम को अनुवीक्षण करें। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या हो? प्रत्यास्मरण, रटना, समझना। रटना और समझना, रटना की तो बात आ गई तो गलत हो गया। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले सत्रीकृत कार्यपत्रक, ड्रिल और अभ्यास, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ये हमारे पास बात सही होगी कि पहले पूछेंगे, फिर तर्क करेंगे, उसके ऊपर फिर निर्णय लेंगे कि क्या सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणा को जानना शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। गलत बात है। शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। ठीक है, ये बात सही है कि सहायक होता है उसकी शिक्षण की अधिगम सार्थक बनाने में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। शिक्षार्थी का उत्प्रेक्षण, सही बात है। शिक्षार्थी की परिपक्वता, ये भी सही है। शिक्षण युक्तियाँ, ये भी सही है। शिक्षार्थी को शारीरिक और संवेदनात्मक स्वास्थ्य, तो हमारे पास चारों के चारों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो। सार्थक अधिगम क्या है? वयस्कों और अधिक शिक्षक साथियों का अनुकरण, उद्दीपक और तथा उत्तर के बीच युग्मन और साहचर्य, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, निजी अनुभवों से ज्ञान की जानकारी संरचनाओं को संकीर्ण करना, सक्रिय निर्माण। तो क्या हो जाएगा? निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। विद्यार्थियों को के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से नहीं है? पूछा है। ठीक है, नहीं है का जरूर ध्यान देना। विद्यार्थियों को उन अवधारणाओं को जानना है जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, ये तो सही बात है। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों से उत्तर सत्र के प्रश्नों को ये उत्तर की अपेक्षा करना, ये भी बात सही है। बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देखें और कैसे सुधार कर सकें, ये भी बात सही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा कि विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताना है कौन सा है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्वय क्रिया से होता है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसे ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि विकास है वो एक क्या है? परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक तक मापन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या दर्ज है। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्वय क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्क्रियों के रूप में हो सकता है। वह तो वंशानुक्रम और पर्यावरण के रूप में हो सकता है। विद्यालय और सामाजिक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो विद्यालय और समाजीकरण के बारे में बताना है कौन सी बात सही है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, गलत बात है, होती है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, सही बात है, यही हो गया हमारे पास सत्य बताना था। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, गलत बात है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, ये भी गलत बात है, समाजीकरण पहला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो। तो हमारे पास इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकेंडरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। जीन पियाजे का आया हुआ है।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ाने की अपेक्षा निरंतर होता है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों के आगे बढ़ाने की अपेक्षा निरंतर होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सेकेंड ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, फिर से जीन पियाजे का है। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय में से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। परिकल्पना के पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो क्या आ जाएगा, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, संगीतात्मक तर्क का तो क्या आ जाएगा, वायलिन वादक फोर्थ हो जाएगा। भाषिक का हमारे पास क्या आ जाएगा, भाषिक का आ जाएगा कवि। अंत्य व्यक्ति का हमारे पास क्या आ जाएगा, चिकित्सक। और स्थानिक का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्थानिक का हमारे पास क्या आ जाएगा, मूर्तिकार। ठीक है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों के अन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। बच्चे भाषा अर्जन के एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो क्या आ जाएगा, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, 30 क्वेश्चन ही आते हैं पेडागोजी के, चाइल्डहुड पेडागोजी के। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। कोलबर्ग के नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया गया है, गलत बात है। कोलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, गलत बात है। कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों के पर आधारित रखा है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। ये जो पेपर 2016 के अंदर हुआ था उसके क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको देख लेना, रिपीट होते हैं सीटेट के अंदर। तो अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इससे आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, इस पेपर के। ओके गाइस, थैंक यू।